So we have already discussed about this adsorption absorption, and I don't want to prolong it anymore. Now we'll come to physisorption and chemisorption. Fine. So this is another term which is very commonly asked in the exam. It is, I mean, and examiners are very fond of asking that. A positive and negative adsorption में सुशील ने मुझे क्वेश्चन पुट अप किया है ऑन माय पर्सनल चैट. आई विल रिवर्ट टू यू सुशील आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर. ठीक है, मैंने देखा नहीं, ये बच्चे भी. I'll revert. Now we will come to physisorption and chemisorption. As the name suggests, ठीक है, अपने को क्या देखना है यहाँ पे? What is the difference between physisorption and chemisorption? Now, physisorption, the name suggests physical interactions. और chemisorption में क्या हो रहा होगा? Chemical interaction. ठीक है. फिजिसॉर्प्शन क्यों होता है किसी भी सब्सटेंस का? बेसिकली इसमें केमिकल बॉन्ड्स किसी भी तरह के इन्वॉल्व नहीं होते हैं. इट अकर्स ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस. वैन डर वाल्स फोर्सेस आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा. सो फिजिसॉर्प्शन इज अ रिजल्ट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस. On the other hand, ठीक है, if you talk about chemisorption, there is some kind of chemical interaction taking place. So you can write chemical bonds or chemical interactions which cause chemisorption. ठीक है, तो chemically ये कुछ हो रहा है तो that is chemisorption. physically हो रहा है वो physisorption है. ठीक है, physisorption क्या होगा? लो टेम्परेचर पे होगा. लो टेम्परेचर पे क्यों होगा बेटा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? आपकी जो मतलब क्या बोलते हैं, सिस्टम में क्या हो जाएगा? एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और उसी समय क्या होगा? तुम्हारे जो इंटरेक्शंस हुए हैं, फिजिकल बॉन्ड्स डेवलप हुए हैं, दे आर गोइंग टू ब्रेक. ठीक है, सिस्टम में क्या हो जाएगा? मतलब उसकी एनर्जी जो है वो हाई एंड पे चली जाएगी. मॉलिक्यूल्स विल गेन एनर्जी, दे विल स्टार्ट मूविंग विद अ हायर वेलोसिटी एंड देयरफॉर दोस बॉन्ड्स आर गोइंग टू डैमेज और गेट डिसरप्टेड. तो फिजिक्स ऑप्शन होता है लो टेम्परेचर पे. केमिस ऑप्शन की बात करूं तो ये यूजुअली कहते हैं इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर, बट एकदम भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि खाली हाई टेम्परेचर पे होगा. ठीक है, सो यस, इट डज अकर एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू फिजिक्स ऑप्शन. ठीक है, नाउ केमिस ऑप्शन जो है ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है. ठीक, क्योंकि क्या है, 5 फिजिकल बॉन्ड्स है, उनको तुम चाहे तो टेम्परेचर बढ़ा के हटा दो, रिवर्सिबल है, टूट जाएगा, अलग हो जाएगा. बट chemisorption इज यूजुअली irreversible. इसमें क्या होता है? रिवर्सिबल ये नहीं होगा. ठीक है, एंड जो इसमें एड्सॉर्प्शन होता है ना, द लेयर इज सेवरल मॉलिक्यूल्स थिक. ठीक है, तो जो लेयर होती है ना एड्सॉर्बेट की, एड्सॉर्बेंट के ऊपर, दैट इज सेवरल मॉलिक्यूल्स थिक. ठीक, जबकि इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन ये मोनोलेयर होता है. ठीक, क्योंकि क्या हो रहा है? केमिकली हो रहा है, ये सिंगल लेयर. ठीक, तो इसको हम मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन भी कह सकते हैं. राइट, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. देन ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि व्हाट इज फिजिसॉर्प्शन, व्हाट इज केमिसॉर्प्शन, व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. This question is asked, has been asked, multiple times in the exam, in the council exam. ठीक, is there a doubt in this? फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन में कोई डाउट है आपको? So Gulam, physisorption occurs because of van der Waals forces. These are weak forces and no chemical interaction is taking place. In case of chemisorption, chemical interactions are taking place. ठीक है, physisorption क्या होता है? लो टेम्परेचर पे होता है एंड केमिसॉर्प्शन एट हायर टेम्परेचर्स कंपेयर टू फिजिसॉर्प्शन. अगर तुम फिजिसॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? कि जो इंटरेक्शंस हुए थे ना वैन डर वाल्स फोर्सेस, वो अलग टूट जाएंगे, सिस्टम की एंथैल्पी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, और इस वजह से जो बॉन्ड्स डेवलप हुए थे दे आर गोइंग टू ब्रेक. मॉलिक्यूल्स विल गेन एनर्जी, दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन अनदर एंड देयरफॉर योर एड्सॉर्प्शन नहीं होगा. फिजिसॉर्प्शन, एज यू नो, फिजिकल चेंजेस जैसे होते हैं, सिमिलरली ये और केमिकल चेंजेस में जो डिफरेंस है, सेम डिफरेंस इज देयर इन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. सो फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, ऑन द अदर हैंड केमिसॉर्प्शन इज इररिवर्सिबल. अब जो लेयर होती है ना आपकी एड्सॉर्बेंट की, जो लेयर है एड्सॉर्बेंट पे जाके लगती है, सो एड्सॉर्बेंट उसमें क्या होता है कि ये सेवरल मॉलिक्यूल्स थिक है
और इन केस ऑफ केमिकल जब भी इंटरेक्शन होगा दैट विल बी अ मोनोलेयर एडसॉर्प्शन. इसे मोनोलेयर एडसॉर्प्शन कहते हैं. वो सिंगल लेयर बनती है. ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल सुपर मॉलिक्यूल आते जा रहे हैं, नहीं डिपॉजिट होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. मगर फिजिक्स ऑप्शन में ऐसा होगा. फाइन. नाउ लेट अस सी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. वी हैव टू टॉक अबाउट now we'll talk about the factors that affect absorption. ये कई बार तो नहीं बोलूंगी पूछा गया है, कभी कभी पूछ लेते हैं इसको, बट यूजुअली इसमें क्वेश्चन तुम्हारा 1 या 2 नंबर का आ सकता है. पूरे सारे फैक्टर्स नहीं पूछेंगे, इतना थ्योरेटिकल पेपर में नहीं आता भाई इतना आईसीएसई में. ठीक है. सो लेट अस सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन. पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट. सारे डिस्कस करेंगे हम एक एक करके. दूसरा फैक्टर होता है तुम्हारा सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट. इस पे क्वेश्चन कभी कभी आता है. कैसे आएगा बताऊंगी, गिव रीजन में आएगा. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन होता है, तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द गैस बीइंग एडसॉर्ब्ड. चौथा फैक्टर है आपका टेम्परेचर. उसके बाद है आपका अगला फैक्टर प्रेशर. चलो अब डिस्कस करते हैं सारे फैक्टर्स एक एक करके. सो नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट का मतलब क्या है कि कुछ गैसेस जो है मतलब अगर तुमने एक सेम गैस ली, मान लो हम कोई एक गैस ले लेते हैं, लेट्स से हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया, HCN ले ली. ठीक. सो क्या होगा, जरूरी नहीं है ये गैस सारे जो भी तुम्हारे सारे एडसॉर्बेंट पे सेम एडसॉर्ब हो सकता है चारकोल में ज्यादा हो, सिलिका में कम हो. ठीक है. या सिलिका में ज्यादा हो, चारकोल में कम हो. सो द सेम गैस कैन बी एडसॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट्स ऑन डिफरेंट एडसॉर्बेंट. मतलब एडसॉर्बेंट के ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करता है. अब इससे आप अपना पॉइंट नंबर 2 याद करिए, जब मैंने आपको बोला था कि इट इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस, इजंट इट? आई हैड सेड इट इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस. तो सेलेक्टिव से मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सारी गैसेस सारे एडसॉर्बेंट पे सेम एडसॉर्ब होंगी. सो इट इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस. ठीक. So this is first thing, nature of adsorbent. Surface area of adsorbent. Greater the surface area, इसको question आता है. How does the surface area of the adsorbent affect it? Yeah, why is it said that greater the surface area, greater will be the extent of adsorption? तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा. इसीलिए जो चारकोल वगैरह हम यूज करते हैं, वी यूज दैट इन फाइनली पाउडर्ड फॉर्म, एकदम पाउडर्ड फॉर्म, वेरी फाइन पाउडर वी मेक. बिकॉज जब आप उसको पाउडर कर देते हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा साइट्स मिलेंगी एड्सॉर्बेंट को, एड्सॉर्बेंट के ऊपर कनेक्ट होने के लिए, डिपॉजिट होने के लिए, एड्सॉर्ब होने के लिए. So surface area is directly proportional to the extent of adsorption taking place. It is directly proportional. ठीक है. आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली है, इनवर्सली है. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ गैस बीइंग एडसॉर्ब्ड. कहते हैं कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, और उसी जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस उतने ज्यादा, और उतना ही ज्यादा होगा उसका एड्सॉर्प्शन. ठीक. सो जिस गैस में वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे, or you can simply put up that greater, जिसका critical temperature will be greater, उसका extent of adsorption will also be greater. ठीक. Now I already told you temperature के बारे में. मैं अगर आपको याद हो पॉइंट, तो मैंने बोला था it is an exothermic process. ठीक है. usually heat is released. अब कोई अगर रिएक्शन हो रही है और वो हीट रिलीज कर रही है, तो अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, भाई टेम्परेचर इंक्रीज अगर कर दिया, ऑलरेडी वो रिएक्शन होने के लिए हीट उसे इवॉल्व करनी पड़ रही है, रिलीज करनी पड़ रही है, और तुम और हीट सप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, फिर सिस्टम की एंथैल्पी बढ़ जाएगी और इस वजह से एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा. ठीक. एंड वाइस वर्सा. ठीक. अगर टेम्परेचर कम करोगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज इटसेल्फ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारे जो फोर्सेस हैं वो फिर से वीक पड़ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, जो मैंने अभी फिजिक्स ऑप्शन में आपको समझाया था. कमिंग टू प्रेशर. देखो, अगर तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, कीपिंग
टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तुम फोर्स लगा रहे हो ऑलरेडी, उनमें किस तरह के वीक फोर्सेस हैं और आपने फोर्सेस और लगाए, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज टू सम एक्सटेंट। ठीक, सो इफेक्ट तुम्हारा तभी लार्ज होगा, प्रेशर का इफेक्ट तुमको तभी अच्छे से दिखेगा अगर तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। अगर तुम टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो तो भाई फिर तो एब्जॉर्प्शन खत्म होने लगेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, सो इसमें अभी तक कोई डाउट है? एक लास्ट पॉइंट रह जाता है, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट। मतलब अगर एड्सॉर्बेंट पे कोई गैसेस पहले से हैं तो आप उनको हटा दीजिए, तब ज्यादा अच्छा एड्सॉर्प्शन होगा। तुम्हारे पास साइट्स जो वेकेंट नहीं थी वो वेकेंट हो जाएंगी। अगर आपका जो वो है जो सॉलिड फॉर्म में ऐसे है तो उसको सब डिवाइड कर दो, पाउडर फॉर्म में कर दो। सो बेसिकली योर एड्सॉर्बेंट हैज टू बी एक्टिवेटेड लाइक दैट। अगर उसमें पहले से एड्सॉर्ब होंगे सब्सटेंसेस तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एम आई क्लियर टू यू? ये बात समझ आई? These are the this is the difference between physics option and chemis option. So physics option occurs due to van der Waals forces, chemis option due to chemical bonds, और physics option low temperature पे होता है, chemis option high temperature पे। Also यानी if you have missed out any part of the lecture, ये recorded रहेगा, आप उसको वापस से देख सकते हो। And if you have a doubt, feel free to connect. Okay. Right now we are doing factors which affect adsorption. जो आपने join किया होगा तो हम factors कर रहे थे। So the first factor is nature of adsorbent. एक ही गैस अलग अलग एड्सॉर्बेंट पे अलग अलग एक्सटेंट तक एड्सॉर्ब होती है। हो सकता है कोई गैस, मैंने एग्जांपल लिया था बस, हाइड्रोजन साइनाइड है, हो सकता है वो कार्बन पे ज्यादा हो एड्सॉर्ब कंपेयर टू सिलिका। ठीक है, फिर मैंने लिया था सरफेस एरिया। अगर जितना ज्यादा फाइनली पाउडर्ड है तुम्हारा एड्सॉर्बेंट उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक, देन है नेचर ऑफ द गैस बीइंग एड्सॉर्ब्ड। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ज्यादा उसका वैन डर वाल्स होगा, उतना ज्यादा उसका एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, टेम्परेचर मैंने बोला था कि अगर तुम टेम्परेचर जो है अगर बढ़ा दोगे तो एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तुम और अगर टेम्परेचर दोगे तो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी सिस्टम में हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी एंड उस वजह से आपके जो बॉन्ड्स डेवलप हुए थे, फोर्सेस डेवलप हुए थे, वो वीक पड़ जाएंगे। दे आर गोइंग टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम आई मीन अवे फ्रॉम ईच अदर। प्रेशर, अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है और फिर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो ऑफ कोर्स एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। एक्टिवेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या है कि आपका जो एड्सॉर्बेंट है वो जितना ज्यादा एक्टिवेटेड होगा, मतलब उसमें पहले से कुछ भी एड्सॉर्ब ना हो और उसमें अगर कोई फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। ओके यानवी, आई होप आई एम क्लियर। एक्टिवेशन रिपीट कर दो सुशील? ओके, नो प्रॉब्लम। सो एक्टिवेशन क्या होता है बेटा? एक्टिवेशन मतलब मान लो मैंने कोई एड्सॉर्बेंट लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, या मैंने यहाँ पे ले लिया, हाँ चारकोल लिया, पाउडर चारकोल ले लिया। अब तुमने देखा होगा उसे एक्टिवेटेड कहते हैं कई बार, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या है? अगर मान लो मेरे चारकोल में पहले से कुछ गैसेस एड्सॉर्ब हो रखी है या कुछ इम्प्योरिटीज एड्सॉर्ब हो रखी है और मैंने वही चारकोल को वापस से यूज किया है तो ऑफ कोर्स एड्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा उस पर अच्छे से। क्यों? क्योंकि चारकोल पे जो साइट्स अवेलेबल थी तुम्हारे एड्सॉर्बेट के लिए वो पहले से ऑक्यूपाइड है, उसको कुछ और एड्सॉर्ब हो रखा है। ठीक है, so you cannot put more of any adsorbate over there on this particular adsorbent. So for that it is important that I remove the previously adsorbed substances from the charcoal and this is called as activation. तो अगर तुमने उसमें सब कुछ पिछला जो भी था वो हटा दिया है तो it becomes activated. अगर तुम्हारा कोई adsorbent solid form में है तो उसको finely divided form में कर लो। finely divided form में करने से क्या होगा कि आपके पास जितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। ओके सुशील, अभी समझ आया? प्रोसीड नाउ। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस थिंग। नाउ कमिंग टू एप्लीकेशंस। देखो एप्लीकेशंस बहुत थ्योरेटिकल है, मैं फटाफट से इसमें मैं लिखूंगी नहीं, लिखने में अपना होगा टाइम वेस्ट, थोड़ा जल्दी करेंगे। एक मिनट रुको, कहाँ गया, ये रहा। एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या क्या एप्लीकेशंस है फटाफट एक्सप्लेन करते चलूंगी।
फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, तुम्हें कोई गैसेस एब्जॉर्ब करनी है, वैक्यूम जनरेट करना है भाई, एब्जॉर्बेंट रख दो वहां पे और क्या हो जाएगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेकर गैसेस को, वैक्यूम जनरेट हो जाएगी। ठीक है, गैस मास्क में यूज होता है, दे हैव एक्टिवेटेड चारकोल एंड दैट इज यूज्ड बाय बेसिकली पीपल हु वर्क इन कोल माइंस। ठीक है, दे एब्जॉर्ब द पॉइजनस गैसेस एंड गैस मास्क, बीच में अगर आपने देखा होगा जब कोविड आया था तो कई जगह गैस मास्क भी लोग यूज कर रहे थे। इट हैज अ सिलेंडर एंड उसमें बहुत सारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है। सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स आपने देखे ही हैं, उसमें यूज होते हैं मेडिसिन में बेसिकली, और तुम्हारे चिप्स एंड ऑल में क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ह्यूमिडिटी को, सो दैट द प्रोडक्ट विच इज देयर इट डजंट गेट स्पॉइल्ड। ठीक है, कलरिंग मैटर को, जो डाइज हैं उनको हम सोल्यूशन से कैसे हटाते हैं, एब्जॉर्ब करवा लेते हैं किसी दूसरे सरफेस पे, इट कुड बी चारकोल एज वेल। ठीक है, देन इट इज यूज्ड इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फेज में होंगे। ठीक है, होमोजीनियस मतलब तुम्हारा जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है वो सारे एक फेज में होंगे, एंड प्रोडक्ट्स ऑल्सो। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारे रिएक्टेंट और ये अलग अलग फेज में होते हैं। फाइन, सो दिस इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात हो गई। उसके बाद इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, अगर कहीं पे इनर्ट गैसेस हैं उनको हटाने के लिए भी, अगेन हर जगह से गैस अगर हटानी है एड्सॉर्प्शन यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स में बेसिकली हम जब क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं बहुत हायर लेवल पे जाके तब ये यूज होते हैं, इसका ज्यादा कुछ खास। एंड देन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में जहाँ पे हम वो प्लेट बनाते हैं सिलिका जेल से, सो ऑफ कोर्स दैट इज प्योरली एड्सॉर्प्शन। उसके बाद अलग अलग मेडिसिन के टेस्ट होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम+3 आयंस होते हैं, सो उनका टेस्ट हम करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस की कैसे बने हैं, तो उसके लिए एड्सॉर्प्शन यूज करते हैं। ऑल्सो हर मेडिसिन का एक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं क्या, लिमिट टेस्ट होते हैं, कि ये केमिकल इससे ज्यादा तो नहीं है या ये इम्प्योरिटी इससे ज्यादा तो नहीं है, उसके लिए भी कई जगह हम एड्सॉर्प्शन का यूज करते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, ये बात समझ आ रही है आपको? यस, ओके, ग्रेट। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आगे। ये अपना एड्सॉर्प्शन यहाँ से खत्म हो गया। अब आएगा कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से थोड़ा सा। जस्ट अ सेकेंड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई विल यूज दिस अभी के लिए, बिकॉज राइटिंग में आई विल बी यूजिंग मोर टाइम एंड देन इरेजिंग इट। सो यहाँ पे अभी इधर से पढ़ लेते हैं, एंड इस पे आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा, मेरी राइटिंग से तो काफी सुंदर लिखा है ये। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर्स। सो कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होता है, क्या अभी हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है तीन तरीके के सॉल्यूशंस बेसिकली। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोलोइडल क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। तीन तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, एक होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, एक होते हैं सस्पेंशन। पहले इनकी पार्टिकल साइज जान लेते हैं। देखो कभी भी कोई सॉल्यूशन बनता है, आई नाउ शेयर दिस, कभी भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसमें दो चीजें होती हैं हमेशा। ठीक है, अब एक क्या होगा, मान लो ये एक सॉल्यूशन है, ठीक, इसमें क्या होगा, एक फेज होगा, इसे हम कहते हैं क्या, यूजुअली तुम सॉल्यूट कहोगे, सॉल्वेंट कहोगे कि ये सॉल्वेंट है, और ये जिसमें डाल रहे हो आप, लेट से ये शुगर है तो ये सॉल्यूट हो जाएगा, या सॉल्ट है तो सॉल्यूट हो जाएगा, और जो लिक्विड पार्ट है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। बेसिकली हो क्या रहा है, एक चीज है जो उसमें डिस्पर्स की जा रही है, ठीक है, और एक है जो उसको डिस्पर्स होने दे रहा है अपने अंदर। डिस्पर्स मतलब फैलना, ठीक है। सो जो चीज फैल रही है या डिस्पर्स हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में डीपी लिख देती हूँ, ठीक है। और एक होगा जो उसको डिस्पर्स करने में हेल्प कर रहा होगा, जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम डिस्पर्शन मीडियम, ये डीएम लिख लो। So, in case of any solution, these things are going to be there. एक dispersed phase होगा, एक dispersion medium होगा। जब ये ट्रू सॉल्यूशन होता है तो हम डिस्पर्स्ड फेज को सॉल्यूट का नाम दे देते हैं,
और डिस्पर्जन मीडियम को सॉल्वेंट का नाम दे देते हैं। जब ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, कोलॉइडल होता है, इमल्शन होता है, सस्पेंशन होता है। क्या इमल्शन तो छोड़ दो, इमल्शन तो अलग ही बात है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल अभी देखेंगे हम लोग। बट अभी के लिए समझ लो कि जब कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है तो डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्स मीडियम होता, डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, आगे यूज होंगी। ठीक, अब ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, किसी भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन है, कुछ भी है, किस पे डिपेंड करेगा। एक चीज जो हमेशा उस पे वर्क मतलब वो करेगी, उसको इफेक्ट करेगी, दैट इज पार्टिकल साइज। याद रखना, पार्टिकल साइज पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कितने से कितने नैनोमीटर के बीच में सॉल्यूशन होता है, कितने से कितने नैनोमीटर के बीच में वो कोलॉइडल हो जाता है, और कितने से कितने के बीच में वो सस्पेंशन रहता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, दिस इम्पोर्टेंट। सो लेट्स स्विच बैक टू आवर दिस थिंग नोट्स। अब मैं वहां पे पढ़ाऊंगी आपको। इतनी बात समझ आ गई? डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम में कुछ डिफिकल्टी है आपको? ठीक, चलो, सो लेट्स बिगिन अगेन। नहीं समझ आएगी तुरंत मुझे यहाँ पर क्वेश्चन डाल देना, मैं आऊंगी वापस से। चलो, अब बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। कौन कौन से 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं? पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन। तुमने चीनी को पानी में घोल दिया, चीनी नहीं दिख रही है, मतलब उसका पार्टिकल साइज बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल साइज है दैट विल बी लेस देन 1 नैनोमीटर। तो एग्जाम्पल इज सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इवन सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट को पानी में डाल दो, उसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। सो दैट इज ऑल्सो अ ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होगा? जब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स है, ये याद रखना, साइज बेटा हमेशा पूछे जाते हैं, वो 10⁻⁻9 से लेके 10⁻⁻6 मीटर के बीच होगा, दैट विल बी अ कोलॉइड। एग्जाम्पल इज वाटर इन मिल्क। ठीक है, लोग कहते हैं कि पानी दूध में मिल जाता है, मिलता नहीं है। इट फॉर्म्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक, सस्पेंशन ऐसा होता है जैसे कि जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो मोर देन 10⁻⁻6 मीटर होगा, तो दैट विल बी अ सस्पेंशन। मतलब वो काफी हद तक अलग अलग दिखते ही हैं, डिस्पर्स दिखते हैं। एग्जाम्पल इज मड इन वाटर। मडी वाटर में देखो तुम अगर, तो धीरे धीरे उसमें तुम्हें सिलिका या सॉइल के पार्टिकल्स दिखते हैं, भले वो आपस में मिक्स होते हैं अच्छे से, बट पार्टिकल्स डिफरेंट पता चलते हैं। So less than 1 nanometer is true solution. 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 meter is your colloidal solution, and greater than 10⁻⁻6 meter is suspension. ठीक, अब आपको ट्रू सॉल्यूशन इसमें नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर में, इसका अपने को जरूरत ही नहीं है, मतलब पूछा जाएगा खाली पार्टिकल साइज में। अपने को आने हैं ये दो चीजें, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। उसमें से भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में बहुत कुछ आएगा, लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इमल्शंस भी इंपॉर्टेंट है थोड़े हद तक। चलो, अब बात करते हैं डिस्पर्स्ड फेज की। डिस्पर्स्ड फेज मैंने अभी आपको बताया ड्रॉ करके, वो मीडियम, ठीक है, या वो आप बोलो वो सब्सटेंस जो तुम्हारे डिस्पर्शन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। It means the substance which is distributed in the dispersion medium. और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? वो मीडियम जिसमें तुम्हारा सब्सटेंस डिस्पर्स हो रहा हो, फैल रहा हो, आ रहा हो, घुल रहा हो, दैट इज योर डिस्पर्शन मीडियम। सो इफ यू आर लेट्स से पुटिंग, तुम्हारा दूध वाला है, ये दूध की बाल्टी है मान लो, वो भाई अगर दूध में पानी डाल रहा है, ठीक है, ये मिल्क है और ये पानी डाल रहा है, मिलावट तो करेगा, है ना। तो अगर दूध वाला तुम्हारे मिल्क में, मैं दूध में पानी डाल रहा है, तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे वाटर जो है ये क्या होगा, वाटर होगा तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज, क्योंकि ये आके पानी जो है दूध में मिल रहा है, और मिल्क होगा डिस्पर्जन मीडियम जिसमें तुम्हारा पानी आके घुल रहा है। ठीक है, सो मिल्क इज प्रोवाइडिंग अ मीडियम, और मिल्क इज एक्टिंग एज अ मीडियम फॉर दिस डिस्पर्स्ड फेज और फॉर वाटर। ऑन दी अदर हैंड, अब तुम्हारा दूध वाला थोड़ा ज्यादा ही चोर है, वो क्या कर रहा है, पानी ज्यादा ले रहा है। तुम्हारे घर में 1 लीटर दूध लाता है, उसमें उसने 2 लीटर पानी ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे डाला मिल्क, ठीक है, 1 लीटर और 3 लोगों को बांट देगा। तो क्या होगा,
अब मिल्क, अगर वो मिल्क डाल रहा है वाटर में, तो यहाँ पे वाटर विल बी एक्टिंग एज अ डिस्पर्जन मीडियम because it is providing a medium for the milk to spread, and milk is will be known as the dispersed phase because it is being actually put into the bucket of water. So this will act as dispersed phase and your water will act as dispersion medium. I hope dispersed phase और dispersion medium तुम्हें समझ आ गया होगा. What is dispersed phase, what is dispersion medium. मैं ये बता रही थी कि दूध वाला का तुम्हारा मिल्क में पानी डाल रहा है, दूध में पानी डाल रहा है, तो पानी विल बी टर्म्ड एज अ डिस्पर्स्ड फेज, और दूध को हम बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम. वो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, वो एक जगह अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है पानी को स्प्रेड करने के लिए. सो दैट इज अ मीडियम. मिल्क विल बी द मीडियम, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम, एंड मिल्क वाटर विल बी द डिस्पर्स्ड फेज. और मैंने बोला अगर दूध वाला ज्यादा चोर है, दूसरा केस सिनेरियो लिया था कि अगर उसने 2 लीटर पानी लिया है और उसमें उसने 1 लीटर दूध डाल दिया, तो मिल्क विल बी योर डिस्पर्स्ड फेस और वाटर विल बी योर डिस्पर्जन मीडियम. मतलब वो सब्सटेंस जो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में हो, जो उसको जगह प्रोवाइड कर रहा हो स्प्रेड करने के लिए, उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम. और जो सब्सटेंस स्प्रेड हो रहा हो थोड़ी कम क्वांटिटी में, जैसे उसमें सॉल्यूट होता है, उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस. तो आई होप दूध के एग्जांपल्स आपको समझ आ जाएगा. डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है. एम आई नाउ क्लियर टू यू? अभी समझ आ गया? ठीक है. So dispersed phase is the substance which is distributed in the dispersion medium in the form of colloidal particles, and dispersion medium is the substance which is dispersed in the form of colloidal particles. Okay. Okay. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. अब हम देखते हैं कोलॉइड्स कितने टाइप के होते हैं. ठीक है भाई, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा, यहाँ पे मेरी ना भाई गलती हो गई है. यहाँ पे देखो मेरे से इतनी बड़ी, मैं खुद ग्रामर नाजी हूँ. ये वेदर ये वाला है, ठीक है, नोटबुक ठीक कर लेना. ये वेदर मौसम वाला वेदर पता नहीं कैसे आ गया, शायद मैंने टाइप किया होगा बोल के, इसलिए ऐसा आया है. वेदर, उसने वेदर लिख दिया, मैंने भी चेंज नहीं किया. आई एम सॉरी. बट depending upon the weather or depending upon whether the dispersed phase and dispersion medium are solids, liquids and gases, 8 तरीके के कोलॉइडल सिस्टम होते हैं, पॉसिबल है. अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, उसको हम कहते हैं सॉलिड सॉल्ट. उसमें कोई इफ्स एंड बट्स है ही नहीं. जैसे कि आपके जेमस्टोन्स होते हैं, तुमने रात में पहन रखे होंगे, ज्योतिष जी ने बताया होगा. तो जितने भी आप जेमस्टोन्स पहनते हो, रूबी, पुखराज, पन्ना, हीरा, जो भी है, सारे जेमस्टोन्स जो है वो सॉलिड सॉल्ट के एग्जाम्पल होते हैं. अब देखो, अगर डिस्पर्स्ड फेज तुम्हारा सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो उसको हम खाली सॉल्ट कहते हैं. ठीक, जैसे कि मडी वाटर. ठीक है. तीसरा, अगर तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है, जैसे एरोसॉल, उसको हम क्या कहते, उसको हम कहते हैं एरोसॉल. और उसका एग्जांपल है स्मोक डस्ट. स्मोक डस्ट में क्या होता है भाई, तुम्हारी हवा तो वैसे ही है, स्मोक है, और स्मोक के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है. तो जो तुम्हारी मीडियम है वो ज्यादा क्वांटिटी में गैशियस है, और उसमें पड़ी क्या है, डस्ट के पार्टिकल्स जो कि सॉलिड है, उसको हम एरोसॉल कहते हैं. अब आता है नेक्स्ट, अगर तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, जेल. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका चीज. ठीक है. नेक्स्ट है आपका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो हम उसको कहते हैं इमल्शन. सो ऑलवेज रिमेम्बर, मिल्क इज एन इमल्शन. मिल्क जो है, बचपन में ऐसे कई लोग से बता देते हैं एज अ टीचर, और बताना पड़ता है, बच्चों को नहीं समझ आता है कि भाई मिल्क को अगर तुमने उसमें कर दिया तो वो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है, बट एक्चुअली इट इज एन इमल्शन. फाइन. अगर तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम गैस है, उसको भी हम एरोसॉल कहेंगे. जैसे कि फॉग, आजकल बहुत कोहरा हो रहा होगा लखनऊ में, ठीक है, या नॉर्दर्न एरियाज में. सो क्या होता है, तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड है, उसमें थोड़े थोड़े ऐसे ड्यू ड्रॉप्स हैं, और डिस्पर्जन मीडियम तुम्हारी हवा क्या है, गैस है, तो उसको हम कहते हैं क्या, एरोसॉल अगेन. अब नेक्स्ट होता है डिस्पर्स्ड फेज अगर गैस है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो उसको कहते हैं सॉलिड फोम. जैसे कि प्यूमिस स्टोन. प्यूमिस स्टोन क्या होता है, किसी को पता है? या प्यूमाइस स्टोन कई लोग कहते हैं, या प्यूमिच भी कह सकते हैं कई लोग, उसकी प्रोनाउंसिएशन करते होंगे वो वाली, इटली वाली. तो भाई क्या होता है,
आपने देखा होगा आपके वॉशरूम में या बाथरूम में रखा होगा एक ऐसे पत्थर, उससे आप एड़ी साफ करते होगे अपनी, है ना? उसका उसको हम कहते हैं प्यूमिस स्टोन। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा डिस्पर्स फेस में देखा होगा छोटे छोटे ऐसे गड्ढे 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 बने होते हैं जिसमें गैस होती है, और तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम तो सॉलिड है, स्टोन तो सॉलिड ही होता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, सॉलिड फोम कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्स फेज, अगर गैस है आपकी, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो उसका एग्जांपल है फोम। जो फ्रॉथ, कॉफी के ऊपर फ्रॉथ आती है वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, तो क्या है, गैस, थोड़ी सी गैस है, बाकी डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है, तो उसको हम कहते हैं क्या, फोम। ये तुम्हें बस पता होना चाहिए तुम्हारी नॉलेज के लिए, इससे कुछ पूछेंगे नहीं वो उठा के कि दे दें एग्जाम्पल। बहुत तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो पूछ लेंगे, बट कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि याद ना हो। सो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स किस पे है, पहला है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, कि कौन लिक्विड है कौन सॉलिड है, इस तरीके से भी तुम कोलॉइड को क्लासिफाई कर सकते हो। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है भाई क्या, दूसरा तरीका है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, किस तरीके का इंटरैक्शन है। इस पे मार लिया डबल स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काउंसिल अपनी पता है क्या पूछती है, हमेशा पूछती है डिफरेंसेस, और इनमें डिफरेंसेस तो पूछेगी जरूर। सो लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस लाइक गम। अब चलो हाँ मैं पहले बता दूं क्या इंटरेक्शन कैसा है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, उसके हिसाब से तुम्हारे कोलॉइड्स हम देखेंगे। तो पहला है लायोफिलिक, दूसरा है लायोफोबिक, ठीक है। अब फिलिक और फोबिक का मतलब आपको पता चल चुका है जब इलेक्ट्रोफिलिक हम कर रहे थे। फिलिक मतलब होता है लविंग, और फोबिक मतलब होता है डरने वाला, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट आर लायोफिलिक कोलॉइड, सब्सटेंसेस लाइक गम, आपने देखी होगी, बहुत है आपकी जिंदगी में भी। जेलाटिन, जेलाटिन क्या होता है कि आपने यूज करते हैं ना जेली वेली बनाने के लिए, स्टार्च, रबर, इन चीजों को तुम अगर मिक्स करोगे सूटेबल लिक्विड से, ठीक है, which when mixed with a suitable liquid as dispersion medium directly form the colloidal sol, उन्हें हम कहते हैं क्या, लायोफिलिक सॉल, ठीक है। मतलब अगर तुमने उनके लिए कोई, अब मैं यहाँ पे नोटपैड शेयर कर रही हूँ, रुक जाना। टेबल से कनिका ऐसा कुछ ज्यादा नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे टेबल से तुमको पूछ लेंगे, एग्जाम्पल शायद कभी आ जाए, यूजुअली कुछ नहीं आएगा उससे, बस तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम्हें पता होना। चलो अब मैं बताती थी लायोफिलिक। अब तुमने कोई भी यहाँ पे रखा है डिस्पर्जन मीडियम, चाहे वाटर ही क्यों ना रखा हो, ठीक है, मान लो ये वाटर है या कोई भी सूटेबल लिक्विड है, एनी अदर लिक्विड, छोड़ो वाटर नहीं लिखते, वाटर इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, लिक्विड है कोई, ठीक है, लिक्विड इज लायो। अब तुमने इसमें, ये डिस्पर्जन मीडियम है, इसमें तुमने डाला स्टार्च, इसमें तुमने डाला गम, या तुमने डाला रबर, या डाल दिया क्या बोला था मैंने, एक चीज और मुझे याद आ रही है, जो अपन जेली बनाने के लिए यूज करते हैं, जेलाटिन, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी डाला, स्टार्च, गम, रबर, जेलाटिन, और कुछ लिक्विड है यहाँ पे तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम, ये फटाफट उसमें स्प्रेड कर जाएंगे, घुल जाएंगे, और क्या बना लेते हैं, कोलॉइडल सॉल्ट बना लेते हैं, हम कहते हैं सॉल्ट। सो दे विल फॉर्म अ कोलॉइडल सॉल्ट, ठीक। मतलब डिस्पर्जन मीडियम में तुमने जो डिस्पर्स फेस डाला वो फटाफट जाके इंटरेक्ट कर ले रहा है, मिल जा रहा है, और कोलॉइडल सॉल्ट बना ले रहा है, ठीक। ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ऐसे जो कोलॉइडल सॉल्ट हैं, मतलब जिनमें उनकी टेंडेंसी है टू लव द लिक्विड, लायोफिलिक, दे आर लविंग द लिक्विड एंड फॉर्मिंग अ सॉल्ट, दे विल बी कॉल्ड एज लायोफिलिक colloidal salts, या colloids, lyophilic colloids, which have a tendency or which have an affection towards the liquid part of your this thing, liquid, or to which have an affinity towards the dispersion medium or the liquid which is acting as a dispersion medium. They will be called as lyophilic colloids. They have some affection, they have some love towards it, ठीक। अब दूसरे आते हैं इसके बाद, ये समझ आया लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, यस, ओके। चलो अब दूसरा आता है लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक मतलब कि तुमने अगर मान लो कोई मेटल लिया है, कोई उनके सल्फाइड लिए हैं, तुमने अभी और तुमने पढ़ा होगा जब ये आया होगा अपना चैप्टर मेटलर्जी वाला, और सोर्स पढ़े होंगे बहुत सारे, तो अगर तुम उनको डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स कर दो तो वो इतनी जल्दी कोई सॉलिड नहीं बनाते हैं, ठीक है। उनके लिए तुम्हें स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। इफ आई एम पुटिंग सम, आई एम टेकिंग अ डिस्पर्जन मीडियम, कोई लिक्विड है ये, ठीक है, एंड आई एम पुटिंग सम मेटल इनटू इट, या मेटल मतलब फाइनली डिवाइडेड ही मेटल ले रही हूँ, ऐसा नहीं खड़ा मेटल डाल दे रही हूँ, या मैंने मेटल के सल्फाइड्स ले लिए,
ठीक है, ओट्स में तुमने पढ़ा होगा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं, सल्फाइड्स होते हैं। तो ये इसमें जाके फटाफट से मिक्स नहीं हो जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म अ सॉल इमीडिएटली। फॉर दिस यू विल रिक्वायर स्पेशल मेथड्स टू फॉर्म अ सॉल। आपको क्या चाहिए होंगे, स्पेशल मेथड्स चाहिए होंगे टू फॉर्म अ सॉल, एंड देयरफॉर दीज आर नोन एज लायोफोबिक कोलॉइड्स। ऐसे कोलॉइड्स विच डू नॉट हैव एन अफेक्शन, जो लिक्विड से डरते हो, उससे ज्यादा इंटरेक्ट ना करते हो, दे आर टर्म्ड एज लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक, सो ये आया है कई बार एग्जाम में, लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं। So colloids which have, which form this easily, or which react with the dispersion medium very easily, they are called as lyophilic colloids, and those which do not are called as lyophobic colloids. My laptop is stuck. ठीक है, अभी सही हो गया, समझ आ गया इतना। What is lyophilic, what is lyophobic, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। चलो अब आ जाता है, मैंने बोला था काउंसिल अपनी क्या पूछेगी। बेटा आपको ये दिख रहा है ना, नोट्स मैंने शेयर किए, ऑल ऑफ यू कैन सी द नोट्स, राइट? यस, ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। ये पूछा जाता है, मैंने लिखा हुआ है। लायोफिलिक है भाई, प्यार करते हैं वो लिक्विड से, तो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, टूटेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे, कोआगुलेट नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। सो दे आर वेरी स्टेबल कोलॉइड्स। एंड लायोफोबिक, क्योंकि उनको लिक्विड से प्यार तो है नहीं, उनकी क्या टेंडेंसी, वो अलग हो जाएंगे लिक्विड से फटाफट से। तो वो क्या करते हैं, इसको फटाफट तुम थोड़ा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, ये उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, और कोरल सोल्यूशन टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब दोनों जो until and unless the dispersed phase and dispersion medium are not in unison, they are not together, it is not a colloid। आप अलग अलग रख के बोल दो ये colloid है, तो colloid है थोड़ी भाई। कोलोइडिक सोल्यूशन होने के लिए या सॉल्व होने के लिए भी उसको क्या है, आपस में प्यार से रहना होगा। ठीक है, अलग अलग होकर रहोगे तो वो सॉल्व नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरा होता है अब लायोफिलिक सॉल्ट्स, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। मतलब अगर तुम उन्हें एक बार प्रेसिपिटेट कर भी दो, वो फिर से रिफॉर्म कर जाएंगे, कोरल सोल्यूशन बना लेंगे, सिंपली रिमिक्स कर दो, दे विल अगेन फॉर्म। आपने देखा होगा कई बार घर पे वो दवाई आती है, जिलेटिन जिलेटिन कह रही हूँ, जेलुसिल आती है, डाइजिन आती है लिक्विड वाली, वो हिला दो आपस में वापस से मिक्स हो जाती है। ठीक है, वो इमल्शन होती है, और ये इरिवर्सिबल है, अगर प्रेसिपिटेट हो गए तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तीसरा डिफरेंस जो है लायोफिलिक सॉल्ट्स का, these salts are usually formed by organic substances like starch, gum, proteins। ये सारे क्या बनाते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट्स बनाते हैं। और लायोफोबिक कौन बनाता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड देयर सल्फाइड्स। ठीक, सो अब तुम्हारे रिश्तेदार क्लेम तो करते हैं कि हम तुम्हारे घर का पार्ट है, पर पार्ट है थोड़ी तुम्हारे घर का है, और वो इजिली मतलब भाग जाएंगे, तुम्हारी जब भी मौका लगेगा तुम्हारी टांग खींचेंगे। सो और लायोफिलिक, अब तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली है जो वाकई तुम्हारे घर का पार्ट है, और वो जल्दी इधर उधर की बातें सुन के इधर उधर नहीं जाते, तो वो लायोफिलिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है, आपस में मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो और ये क्या है, लायोफोबिक इरिवर्सिबल इन नेचर है। मतलब फूफा जी तुम्हारी शादी में गुस्सा होकर चले गए तो आएंगे नहीं, चाहे तुम पैर पड़ लो उनके। लेकिन ये क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर, ये तुम्हारा दोस्त है, तुमने उससे सालों से बात नहीं की, फिर भी अपनी शादी में बुलाओगे तो आ जाएगा, आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है लायोफिलिक सॉल्ट्स में और लायोफोबिक सॉल्ट्स में। सो लायोफिलिक को जब भी याद करना, अपनी फैमिली को और दोस्तों को याद करते हुए याद करना, और लायोफोबिक को अपने फूफा जी, मौसा जी, चाचा जी जो गुस्सा होते हैं उनको सोच के याद करना। ठीक है, याद समझ आ गया। अब तीसरा जो अपना, देखो चैप्टर कितनी फटाफट खत्म हो रहा है, आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट, है ना। अब तीसरा है ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, किस तरीके के पार्टिकल है इस पे डिपेंडेंट होता है एक वो क्या है, अपना चैप्टर पक्की बात है परसों खत्म हो जाएगा, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, तीसरा है अब क्लासिफिकेशन है ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स। पहला क्लासिफिकेशन अपना क्या था कि वो लायोफिलिक है, लायोफोबिक है, हमने ये पढ़ा। ठीक, ये रहा, चलो रिवाइज करते हैं पहले फटाफट से। पहला था बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डीपी एंड डीएम। दूसरा था बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम।
तीसरा है अपना बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, इसमें डीपीडीएम की बात नहीं हो रही, टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, ठीक है। When on dispersion of a substance in a dispersion medium, a large number of atoms, molecules of substance aggregate together to form species having size in colloidal range, और इसको हम कहते हैं क्या, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब तुम किसी सब्सटेंस को डिस्पर्जन मीडियम में डालते हो, a large number of atoms they coagulate together, they come together and they form multimolecular colloids. एग्जाम्पल है इसका गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, ठीक। दूसरा होता है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। अब कुछ कुछ सब्सटेंसेस है जिनके बहुत बिग साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। उनका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होता है और वो ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं कि molecules of the substances have size in colloidal range and these are called as macromolecular colloids, ठीक है। मतलब उनका साइज बहुत ज्यादा है, वो ऐसे मासेस बनाते हैं कि वो ऑफ कोर्स बना तो लेते हैं, क्या बोलते हैं, कोलॉइड, लेकिन उनका जो साइज है, जो मॉलिक्यूल्स का साइज है, वो काफी बड़ा होता है, उनको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन, नाइलॉन, याद कर लेना। और तीसरा है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। The substances which when dissolved in a medium at low concentration behave as higher concentration exhibited colloidal state properties due to formation of aggregated particles, ठीक है। अब देखो उसमें क्या है तुम्हारा कि जब तुम्हारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो तुमने डाला तो कम कॉन्सेंट्रेशन में है, पर वो कैसे बिहेव करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरह, और कोलोइडल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स बना रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इतने ज्यादा थे इस वजह से उन्होंने कोलोइड बना लिया, नहीं, उनकी बिहेवियर वो ही ऐसी है, टेंडेंसीज ही ऐसी हैं कि इवन एट लोअर कॉन्सेंट्रेशंस they will behave, they will be dispersed so well in the dispersion medium, it will appear they are present in a higher concentration, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये एग्रीगेटेड पार्टिकल्स आपस में साथ में जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, और उनको हम क्या कहते हैं, मिसल्स कहते हैं। मिसल फॉर्मेशन अपने सिलेबस से हट गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वरना इसमें बहुत क्वेश्चन आता था मिसल क्या होता है, ठीक है, मिसल्स, ठीक है। सो मिसल फॉर्मेशन करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मिसल्स कहते हैं। सो बेसिक डिफरेंस देखो याद, कैसे समझोगे तुम कि जो इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में छोटे बड़े एटम्स आपस में जुड़ जाएंगे and they will form species which have size in colloidal range। मतलब एक मिनट रुको, मैं इसको शेयर करना बंद करती हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। स्टार्ट। अब बात कर रहे थे हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स की। अब ये तुमने डिस्पर्जन फेज लिया, और सॉरी डिस्पर्जन मीडियम लिया, इसमें तुमने डाला डिस्पर्स फेज, ठीक है। मैं डीपीडीएम लिखूंगी, बार बार नहीं लिखने की हिम्मत नहीं है। अरे यार एक तो स्क्रीन तक अब तुमने क्या किया, उसमें डाला डिस्पर्स्ड फेज डाला, ठीक है, जैसे मैं बात कर रही थी। अभी सबसे पहले बात कर रही हूँ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स की। आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम लिया, डिस्पर्स्ड फेज डाल दिया इसमें, ठीक। अब क्या करेगा वो डिस्पर्स्ड फेज तुमने जो डाला है इसमें, ये जो तुम्हारे एटम्स है छोटे या बड़े साइज की, एग्रीगेट होने लगेंगे। मतलब ये बहुत छोटे छोटे एटम्स हैं, दे आर नॉट ऑफ द साइज ऑफ, इतने बड़े बड़े नहीं है, बहुत छोटे एटम्स हैं। दे विल स्टार्ट कोएगुलेटिंग टुगेदर, ऐसे आपस में 3-4 एटम जुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, अलग अलग, उनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे अलग अलग जुड़ गए, ठीक है। और उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने पार्टिकल्स बना लिए ऑफ द कोलॉइडल रेंज, मतलब 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर के बीच के पार्टिकल्स बना लिए आपस में। वैसे वो अकेले बहुत छोटे छोटे थे, अकेले अगर अलग अलग रहते तो वो ट्रू फॉल बना लेते, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ जा रहे हैं, कोएगुलेट हो जा रहे हैं, एसोसिएट हो जा रहे हैं, और ऐसे पार्टिकल्स बना रहे हैं विच कम इन द कोलॉइडल रेंज, जो कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स बना रहे हैं। बट कोलॉइडल रेंज क्या होती है, इतनी होती है, ठीक। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मतलब काफी सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के बना रहे हैं। दूसरा, चलो अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा अपना क्या है, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स, ठीक है। अब ऐसे सब्सटेंसेस की बात होगी जिनका ऑलरेडी पार्टिकल साइज काफी बड़ा है, मतलब उनका जो मासेस है बहुत ज्यादा है, एंड देयर साइज इज क्वाइट लार्ज, सो दीज विल बी टर्म्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स।
If you disperse these macromolecules क्या होंगे, इन्हें कहेंगे dispersed phase. If you disperse these macromolecules in dispersion medium, they are going to form your macromolecular colloids. इनको हम क्या कहेंगे, macromolecular colloids. ठीक है, बहुत बड़े साइज के, लार्ज साइज. किसमें क्या था, छोटे छोटे जुड़ के लार्ज साइज बना रहे थे तो मल्टी मॉलिक्यूलर कह रहे थे. यहाँ बड़े बड़े साइज है, इनका साइज ही काफी ज्यादा है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, तो इनको हम कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स. ठीक. तीसरा, अब तीसरा होता है कि एसोसिएटेड कोलॉइड्स. ठीक, मतलब क्या है ये, ऐसा तो भाई तुमने क्या किया, डाला बहुत ज्यादा नहीं है, पर ये क्या करते हैं, ये पूरे सॉल में प्रेजेंट रहेंगे, अच्छे से डिस्पर्स हो जाएंगे, बहुत बढ़िया से हर जगह प्रेजेंट रहेंगे. एंड दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ सॉल, कोलॉइडल सॉल की तरह बिहेव करेंगे. आपस में इनमें क्या होगा, गठबंधन की सरकार होगी, एसोसिएशन होगा, और इन्हें हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड. मतलब इवन दो दे आर प्रेजेंट इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन बट दे आर डिस्पर्स्ड सो वेल, इतने अच्छे से डिस्पर्स होंगे, एंड दे विल बिहेव एज इफ दे आर प्रेजेंट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन. पर हमने डाला थोड़ा सा ही था इसमें डिस्पर्शन मीडियम में. ठीक है. So such colloids will be termed as associated colloids. So multimolecular का मतलब बेचारे छोटे छोटे से थे, आपस में जुड़ के उन्होंने कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स बना लिए, और उनको हम कहते हैं मल्टीमोलिकुलर. मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या थे, दे वर सो लार्ज इन साइज कि तुमको डिस्पर्स करोगे, दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ colloidal solution, so they will be termed as macromolecular colloids. And associated colloids are the ones which are present in lower concentration, but they are having such good associations with each other that they appear to be present in higher concentration, and they are termed as associated colloids. ठीक, तो ये तीनों में डिफरेंस है, और इन्हीं को ये तीन तरीके के हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज के, ये तीन टाइप्स है. ठीक है. दिस वाज अबाउट योर मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स. सो हमने इनकी क्लासिफिकेशंस तीनों देख लिए हैं. अब अपने को क्या देखना है, हमको देखना है ब्राउनियन मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स देखनी है, व्हाट इज टिंडॉल इफेक्ट. अब जो हम चीजें पढ़ेंगे ना, ये चीजें हैं जो दो दो तीन तीन नंबर में आती हैं, छोटी छोटी चीजें, बहुत इजी, दे आर वेरी वेरी इजी, बट दीज विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. इमल्शंस भी पढ़ेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट टिंडॉल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, हार्डी-शूज रूल, और क्या गोल्ड नंबर. ये सारी चीजें एग्जाम में आपके आएंगी. ज्यादा नहीं आती, 3 नंबर में, 2 नंबर में इलेक्ट्रोफोरेसिस कई बार आया है, डायलिसिस, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स. So take care everyone, see you all on Friday. Take care, bye bye, thank you so much everyone, bye bye.